Students, we were going through chapter number 8, controlling. Before moving forward, please make sure that you will write down the work in your notebook. कल जो पहला मैंने वीडियो डाला था उसके बाद में जो स्लाइड्स डाली थी वो गलती से सेकंड वीडियो से रिलेटेड हो गई. In today's video, at last you will get the complete PDF या complete slides of the whole chapter controlling. तो at the end you will find out the whole chapters PDF in this video. आपको उसको फिर अपनी कॉपी में जॉट डाउन करना है ताकि आपको कंट्रोलिंग पूरा क्लियर हो सके. सो टिल नाउ वी हैव डिस्कस अबाउट डेफिनेशन ऑफ कंट्रोलिंग. क्या होता है कंट्रोलिंग? तो अपन ने बात किया था कि कंट्रोलिंग वैसे तो होता है लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. मैनेजमेंट के 5 फंक्शन है: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग. बट सबसे क्रूशल जो फंक्शन है उनमें से एक फंक्शन है, लास्ट बट नॉट लीस्ट वी कैन से, दैट इज़ कंट्रोलिंग. ठीक है, सबसे ज़रूरी फंक्शन में से एक है कंट्रोलिंग. अपन ने इसके साथ बात किया था कि भैया प्लानिंग जो है वो सारे फंक्शंस के लिए ज़रूरी है, बट एक ऐसा फंक्शन है जो बिना प्लानिंग के पूरा नहीं हो सकता. वो कौन सा था? कंट्रोलिंग था. फिर अपन ने डिस्कस किया था कंट्रोलिंग का मीनिंग क्या है. कंट्रोलिंग किससे रिलेटेड है? ये इंश्योर करने के लिए कि जो ऑब्जेक्टिव्स आपने सेट किए हैं उनको एज पर प्लान आप क्या कर सको, पूरा कर रहे हो या नहीं, वो मेज़र करना किसका काम है? कंट्रोलिंग का. अपन ने डिफाइन करते हुए कंट्रोलिंग की बात की थी क्या? इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड, फाइंडिंग आउट डिविएशन, कॉजेज ऑफ डिविएशन एंड टेकिंग द करेक्टिव मेजर्स, ताकि जैसा आपने सोचा है वैसा काम पूरा हो सके. उसके बाद अपन ने डिस्कस किया था कि भैया कंट्रोलिंग की इम्पोर्टेंस क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल गोल है अचीव करने में हेल्प कर रहा है, वेस्टेजेस जो हैं वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगा, ऑर्डर एंड डिसिप्लिन मेंटेन रहेगा. वो अपन ने डिस्कस किए थे 6. उसके बाद अपन ने लास्ट टॉपिक डिस्कस किया था लिमिटेशंस ऑफ कंट्रोलिंग, डिफ़िकल्टी इन सेटिंग क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड, क्योंकि स्टैंडर्ड जो हैं वो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों में सेट किए जा सकते हैं, बट उसका कंपैरिजन करने के लिए, मेज़रमेंट करने के लिए ज़रूरी है कि वो क्वांटिटेटिव टर्म्स में किया जाए, क्योंकि अगर क्वालिटेटिव है तो उसको मेज़र करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा. ठीक है. फिर अपन ने बात किया था रेजिस्टेंस फ्रॉम एम्प्लॉयज़, कि एम्प्लॉयज़ जो हैं वो कंट्रोल सिस्टम को किसके रूप में देखते हैं? एज ए इंटरफेरेंस इन देयर फ्रीडम. तो वो लोग उसको क्या करते हैं? रेजिस्ट करते हैं. एज वेल एज दैट फिर अपन ने बात किया था कॉस्टली है, ठीक है, और लिटिल कंट्रोल ओवर एक्सटर्नल फैक्टर्स. ये 4 लिमिटेशन थे: डिफ़िकल्टी इन सेटिंग क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड, रेजिस्टेंस फ्रॉम एम्प्लॉयज़, लिटिल कंट्रोल ओवर एक्सटर्नल फैक्टर्स और कॉस्टली. नाउ इस चैप्टर का लास्ट जो टॉपिक है बेटा वो अपन आज डिस्कस करने वाले हैं, वो है हमारे लिए प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग. इस चैप्टर का लास्ट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पहले एक टॉपिक और हुआ करता था. ठीक है, एक तो था हमारे लिए कंट्रोलिंग टेक्निक्स, वो हट चुका है. सेम वे एक टॉपिक था रिलेशन बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, उसको भी इस साल CBSE ने क्या किया है? हटा दिया है. तो अब लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का जो है बेटा वो है प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग. अब प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग में अपने लिए सबसे पहली स्टेप आती है बेटा सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स. द फर्स्ट स्टेप इन कंट्रोलिंग प्रोसेस इज सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड. ठीक है. स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं? स्टैंडर्ड्स आर द क्राइटेरिया अगेंस्ट विच एक्चुअल परफॉर्मेंस विल बी मेजर्ड. स्टैंडर्ड क्या है? तो स्टैंडर्ड जो है वो क्राइटेरिया हो गए जिसके अगेंस्ट में आप एक्चुअल परफॉर्मेंस को क्या करोगे? मेज़र करोगे. एक्चुअल परफॉर्मेंस को क्या किया जाएगा? मेज़र किया जाएगा. क्योंकि जब तक आपके पास स्टैंडर्ड नहीं होंगे, जब तक आपने स्टैंडर्ड सेट नहीं किए हैं, तो आप कभी भी ये पता नहीं लगा सकते हो कि आपने जैसा सोचा वैसा हुआ या नहीं हुआ. क्योंकि जब स्टैंडर्ड होंगे तभी आप उसको कंपेयर करके देख सकते हो कि जैसा सोचा वैसा हुआ या नहीं हुआ. तो सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड. तो फर्स्ट स्टेप ऑफ प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग इज सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड. व्हाट इट मीन्स? स्टैंडर्ड्स आर द क्राइटेरिया against which actual performance would be measured. This standard serve as a benchmark towards which an organization strive to work. ऑर्गेनाइजेशन में जो भी काम किया जाएगा वो किस डायरेक्शन में होगा कि किस तरीके से उन स्टैंडर्ड्स को क्या किया जाए? अचीव किया जाए. अब स्टैंडर्ड जो है वो दोनों तरीके के हो सकते हैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, बट हमेशा क्या बेटर है कि उसको किस में रखा जाए? क्वांटिटेटिव टर्म्स में. एक चीज़ और समझना बेटा, स्टैंडर्ड मस्ट बी फ्लैक्सिबल. स्टैंडर्ड मस्ट बी फ्लैक्सिबल. क्यों? क्योंकि जो इन्वायरमेंट है वो क्या होता रहता है? डायनामिक है, चेंज होता रहता है. तो स्टैंडर्ड जो है वो फ्लैक्सिबल होने चाहिए
ताकि उनको मॉडिफाई किया जा सके जब भी ज़रूरत हो। तो 3 पॉइंट आपको यहाँ ध्यान रखना है फर्स्ट स्टेप में। सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड में क्या ध्यान रखना है बेटा आपको? फर्स्ट थिंग इज व्हाट, कि स्टैंडर्ड्स आर द क्राइटेरिया अगेंस्ट विच एक्चुअल परफॉर्मेंस वुड बी मेजर्ड, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग आपको क्या ध्यान रखना है बेटा? स्टैंडर्ड आर सेट इन क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड, ताकि उनको क्या किया जा सके, इजीली मेजर और कंपेयर। एंड थर्ड थिंग क्या है? स्टैंडर्ड शुड बी फ्लेक्सिबल। स्टैंडर्ड क्या होने चाहिए? फ्लेक्सिबल होने चाहिए, ताकि ज़रूरत पड़ने पर उसको क्या किया जा सके, चेंज किया जा सके। इज इट क्लियर? सेकेंड इज मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। आपने स्टैंडर्ड सेट कर दिए, ठीक है। एक कंपनी है, उसने कहा कि भैया 10 यूनिट डेली की बनानी है, तो वो 10 यूनिट क्या हो गए हमारे लिए? स्टैंडर्ड हो गए। सेकंड स्टेप कंट्रोलिंग में क्या है? मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। अब एक्चुअली काम हुआ या नहीं हुआ उसको तो आप कैसे पता लगोगे? जब आप एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करोगे। देयर आर सेवरल टेक्निक फॉर मेजरमेंट ऑफ, ठीक है, परफॉर्मेंस को मेज़र करने की बहुत सारी टेक्निक हो सकती है, जैसे कि पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, सैंपल चेकिंग है, परफॉर्मेंस रिपोर्ट है, एक्सेट्रा। ठीक है, क्या हो गया? सैंपल हो गया, पर्सनल ऑब्जर्वेशन हो गया, चेकिंग हो गया, एक्सेट्रा हो गया। अब यहाँ पे आपको मेन चीज़ क्या देखनी है, वापस समझना बेटा। द थिंग इज़ व्हाट, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस में अपन क्या कहेंगे बेटा कि देर आर सेवरल टेक्निक्स फॉर मेजरिंग द परफॉर्मेंस, लाइक सैंपल चेकिंग, पर्सनल ऑब्जर्वेशन, परफॉर्मेंस अप्रेजल, एक्सेट्रा। ठीक है। सेकेंड थिंग क्या ध्यान रखना है बेटा? परफॉर्मेंस शुड बी मेजर्ड इन द सेम यूनिट इन विच standards are set. Performance should be measured, measurement of actual performance should be in the same unit in which standard are set. मैंने कहा कि भैया 10 यूनिट बनानी है, ये मैंने स्टैंडर्ड सेट किया। अब मैं एक्चुअल में कह रहा हूँ कि किसने 2 घंटे काम किया, किसी ने 4 घंटे काम किया, क्या मैं अब इनको कंपेयर कर सकता हूँ? पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि दोनों अलग अलग है। तो सेकंड पॉइंट क्या कहना चाह रहा है बेटा? द थिंग इज व्हाट कि एक्चुअल परफॉर्मेंस शुड बी मेजर्ड इन द सेम यूनिट इन विच स्टैंडर्ड आर सेट, ताकि आप उनको इजीली कंपेयर कर सको। अगर मैंने यहाँ आवर्स में सेट किए स्टैंडर्ड, तो एक्चुअल को भी मैं आवर्स में मेजर करूंगा। इफ स्टैंडर्ड आर सेट इन यूनिट, देन एक्चुअल परफॉर्मेंस शुड बी मेजर्ड इन यूनिट ऑल्सो। ठीक है। थर्ड वन इज कंपेयरिंग एक्चुअल विथ स्टैंडर्ड। अब यहाँ पे क्या हो गया बेटा? नेक्स्ट स्टेप क्या हो गई? कंपेयरिंग एक्चुअल विद द स्टैंडर्ड्स। आपने स्टैंडर्ड को भी पता है कि भैया 10 यूनिट बननी चाहिए, मेजर भी कर लिया आपने कि कितनी बननी बेटा? 8 यूनिट। अब आप इन दोनों को क्या करोगे? कंपेयर करोगे कि कितना सोचा था, हाउ मच यू हैव एक्सपेक्टेड एंड हाउ मच इट इज़ परफॉर्म्ड। इसमें अपन क्या कहेंगे बेटा? दिस स्टेप इन्वॉल्व्स कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड एंड कंपैरिजन विल रिवील द डिविएशन। आपने कंपेयर क्यों किया? ताकि आपको क्या पता लग सके बेटा? डिविएशन का। 1 मार्क में क्वेश्चन आ सकता है, 1 मार्क में। डिविएशन कैन बी पॉजिटिव एंड इट कैन बी नेगेटिव। डिविएशन जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। मैंने कहा 10 यूनिट है, 12 बना दिया, यानी पॉजिटिव वेरिएशन हो गया, जबकि 8 ही बने, यानी क्या हो गया? नेगेटिव वेरिएशन हो गया। तो कंपेयरिंग एक्चुअल विद द स्टैंडर्ड क्या किया जा रहा है? स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस, एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड के अगेंस्ट मेजर किया जा रहा है। ठीक है। क्यों किया जा रहा है? ताकि जो अंतर है, डिविएशन है, उसका पता लग सके। एंड डिविएशन कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। इज इट क्लियर? तो 3 स्टेप्स वी हैव डन टिल नाउ। पहला, सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। सेकंड क्या हुआ बेटा? मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। थर्ड क्या हुआ बेटा? कंपैरिजन। नाउ फोर्थ जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, एनालाइजिंग डेविएशन। एनालाइजिंग डेविएशन सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है। एनालाइजिंग डेविएशन मतलब कि जो डेविएशन आया है उसको एनालाइज करना कि उसके क्या कारण हैं, हाउ मच डेविएशन इज देयर। Deviation is a natural phenomena. If deviation is within the acceptable limit, you does not need to take any action. But if deviation crosses that limit, then you must exercise the control over it. तो the fourth जो step है, इसमें यहाँ पे अपन 2 टॉपिक डिस्कस करेंगे बेटा। एक है हमारे लिए क्रिटिकल
पॉइंट कंट्रोल, जिसके लिए आपको एक वर्ड याद रखना है यहाँ पे, KRA, की रिजल्ट एरिया। क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल क्या कहता है? इट इज़ नाइदर इकोनॉमिकल नॉर ईजी टू कीप चेक ऑन एवरी एक्टिविटी इन एन ऑर्गेनाइजेशन। इट इज़ नाइदर इकोनॉमिकल नॉर ईजी टू check each and every activity of organization. So we must identify कि बिजनेस की उस प्रोसेस में कौन सी स्टेप्स की रिजल्ट एरिया है, कौन सी स्टेप्स जो है वो मेन स्टेप्स है, और उन्हीं पे अपने को क्या करना चाहिए? कंट्रोल एक्सरसाइज करना चाहिए। मीन्स टेक एन एग्जाम्पल, कंपनी जो है, ठीक है, उसकी जो कॉस्ट उसने सोची थी प्रोडक्शन की, ठीक है, प्रोडक्शन की कॉस्ट उसने सोची थी 10 रुपीज़ पर यूनिट आनी चाहिए, ये स्टैंडर्ड हो गया, बट उन्होंने देखा 12 रुपीज़ पर यूनिट आ रही है। अब वो ये देख रहे हैं कि भैया स्टेशनरी का खर्चा जो है वो आ रहा है, ठीक है, अब स्टेशनरी का खर्चा जो है वो बहुत मामूली सा है, अगर वो स्टेशनरी के खर्चे पे भी रोक लगाने जाएंगे तो और खर्चा बढ़ जाएगा। तो उनको देखना है कि भैया मेन एरिया कंपनी के वहाँ पे क्या है कि जो उनका रॉ मटेरियल यूज़ आ रहा है, कि भैया रॉ मटेरियल महंगा आ रहा है, तो अब उनको जो कंट्रोल करना चाहिए वो सिर्फ किस पे करना चाहिए? उस रॉ मटेरियल पे, ताकि वो एक्चुअली क्या कर सके? कंट्रोल कर सकें। अंडरस्टैंड दिस पॉइंट अगेन, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। इट इज़ नाइदर इकोनॉमिकल नॉर ईजी टू चेक ईच एंड एवरी एक्टिविटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, सो कंट्रोल मस्ट बी एक्सरसाइज्ड ओनली ऑन द की रिजल्ट एरिया, ठीक है, विच आर क्रिटिकल फॉर द सक्सेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। इसको कंट्रोल बाय एक्सेप्शन भी कहते हैं, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन भी कहते हैं। क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल की तरह मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन भी इंपॉर्टेंट है। ये क्या है बेटा कि जब भी स्टैंडर्ड किए जा रहे हैं सेट, स्टैंडर्ड सेट किए, तो उसके साथ एक क्या किया जाए? लिमिट डिसाइड किया जाए, एक्सेप्टेबल लिमिट डिसाइड किया जाए कि भैया स्टैंडर्ड 10 यूनिट है, 10% वेरिएशन लिमिट तय कर दी। 10% वेरिएशन मतलब कि अगर 11 यूनिट हो गई तो भी कोई चिंता नहीं है, और 9 यूनिट रहेगी तो भी कोई चिंता नहीं है। अगर 9 से नीचे चली गई तो हमें कंट्रोल एक्सरसाइज करना है। ये क्या कहना चाह रहा है? अंडरस्टैंड दिस मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। इट इज़ नेचुरल फिनोमिना टू हैव लिटिल विद डिविएशन। ये नेचुरल है कि थोड़ा बहुत डिविएशन आएगा ही आएगा। तो इफ डिविएशन इज विद इन द एक्सेप्टेबल रेंज और लिमिट, देयर इज नो नीड टू एक्सरसाइज एनी काइंड ऑफ कंट्रोल। क्या कहना चाह रहे हैं वापस समझो। While setting the standard, you must also set the limit for that. किस लिए? कि भैया अगर उस रेंज या लिमिट के अंदर डिविएशन है तो there is no need of exercising control. But if deviation crosses that limit, then you must exercise control. Is it clear? So that is management by action, management by exception. And last step is taking corrective action. ये सबसे important है बेटा, critical point control and management by exception. Now taking corrective action क्या है? When the deviation goes beyond the acceptable range, ठीक है, it demand immediate managerial attention and deviation do not again and standard are accomplished. कि अगर deviation उस limit से ज़्यादा है तो मैनेजमेंट को हाथों हाथ उसके लिए करेक्टिव एक्शन लेने चाहिए ताकि वो deviation दोबारा ना हो और द स्टैंडर्ड दैट यू हैव डिसाइडेड इज अकम्प्लिश। जो आपने स्टैंडर्ड डिसाइड किए वो क्या हो सके? पूरा हो सके। तो व्हाट इज कंट्रोल प्रोसेस? फर्स्ट क्या हो गया? सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। सेकंड क्या हो गया बेटा हमारे लिए? मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। तीसरा कंपैरिजन। चौथा क्या हुआ? एनालाइजिंग डिविएशन। एनालाइजिंग डिविएशन में आपको 2 पॉइंट ध्यान रखने हैं। कौन से हैं वो 2 पॉइंट बेटा? क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल एंड मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। इज इट क्लियर? एंड नेक्स्ट वन इज टेकिंग करेक्टिव एक्शन। करेक्टिव एक्शंस में क्या है, समझ में आया क्या? इफ़ डिविएशन गोज बियॉन्ड एक्सेप्टेबल लिमिट देन मैनेजमेंट मस्ट टेक द करेक्टिव एक्शन ताकि वो जो है डिविएशन वो दोबारा ऑकर ना हो और स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस को अचीव किया जा सके। नाउ अंडरस्टैंड दैट कि कॉजेज ऑफ डिविएशन और करेक्टिव एक्शन क्या हो सकते हैं। इफ़ डिफेक्टिव मटेरियल इज कॉज ऑफ डिविएशन देन चेंज द क्वालिटी ऑफ मटेरियल। अगर डिविएशन का कारण है डिफेक्टिव मटेरियल तो आपको उस मटेरियल की क्वालिटी चेंज करनी है। इफ़ डिफेक्टिव मशीनरी इज़ द रीज़न फॉर डिविएशन, रिपेयर द एग्जिस्टिंग मशीन और रिप्लेस द मशीन। ठीक है, क्या कहना चाह रहे हैं बेटा? व्हाट आर द करेक्टिव एक्शंस? कि भैया करेक्टिव एक्शंस क्या लोगे? अगर डिफेक्टिव मशीन है, रीज़न फॉर
डिविएशन इज डिफेक्टिव मशीन, तो आप उसको क्या करो, रिपेयर कराओ, और रिपेयर नहीं कर सकते हो तो क्या करो, एक्सचेंज करो। थर्ड इज व्हाट, ऑब्सोलेट मशीनरी। ऑब्सोलेट मतलब आउटडेटेड मशीनरी है, तो आपको क्या करना होगा, अंडरटेक द टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन। आपको बिजनेस में क्या करना होगा, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन करना होगा। इज इट क्लियर बेटा? सो दीज आर द सम करेक्टिव एक्शंस। सो इन दिस चैप्टर दिस 3 पॉइंट्स आर देयर। ये 3 पॉइंट ही आपको ध्यान रखने हैं। व्हाट आर द 3 पॉइंट? फर्स्ट इज डेफिनेशन ऑफ कंट्रोल, ठीक है, अलॉन्ग विथ मेरिट्स, लिमिटेशन, एंड नेक्स्ट वन इज कंट्रोलिंग प्रोसेस। कंट्रोल प्रोसेस क्लियर है क्या? कंट्रोल प्रोसेस में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है एनालाइजिंग डिविएशन। एनालाइजिंग डिविएशन के में 2 पॉइंट है बेटा। एक हमारे लिए कौन सा है, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। व्हाट द क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल स्टेट्स, क्या कह रहा है बेटा, कि इट इज नाइदर इकोनॉमिकल नॉर इजी टू चेक ईच एंड एवरी एक्टिविटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, सो management must identify KRA, key result areas, which are critical for success of organization, and control must be exercised over those points only. And management by exception क्या कह रहा है, it is natural phenomena to have little bit deviation. While setting the performance standard, a limit must also be set, and if deviations are within the limit, then there is no need to exercise any kind of control. And last topic जो अपन ने डिस्कस किया, वो अपन ने डिस्कस किया करेक्टिव एक्शंस का। इज इट क्लियर? सो दिस इज योर कंट्रोलिंग चैप्टर, चैप्टर नंबर 8, ठीक है, सबसे छोटा चैप्टर है। आई होप कि इट इज़ क्लियर। एट द एंड देयर विल बी स्लाइड्स related with this chapter. That slides you have to copy down in your notebook. If you have any sort of doubt, in description my WhatsApp number is given. You can ask your queries. Is it clear? Thank you everybody.